तो बच्चों, आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सन 1887 में वैज्ञानिक हाल्बॉक्स ने अपने प्रयोगों से पाया कि धातु के तल पर परावैंगनी विकिरण को आपतित कराने पर उसके तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन कहा, और इससे इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रायोगिक व्यवस्था में दो धातु की प्लेटें दी हैं, जिसको एक प्लेट को हमने ऋणात्मक विभव से जोड़ा है, जिसे हम कैथोड कहते हैं। दूसरी प्लेट को हमने धनात्मक विभव से जोड़ा है, जिसे एनोड कहते हैं। जब परावैंगनी विकिरण कैथोड के तल पर आपतित होते हैं तो इससे प्रकाशित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और धनात्मक विभव वाली प्लेट बी की ओर आकर्षित होने लगते हैं और एक धारा का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहा गया है। और इस धारा का संसूचन हम यहाँ पर लगाए गए गैल्वेनोमीटर की सहायता से कर सकते हैं। इस प्रकार किसी धातु के तल पर परावैंगनी विकिरण के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव कहते हैं। प्रकाश डालने पर धातु के तल से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जबकि बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाशिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर है। आगे चलकर वैज्ञानिक लेनॉर्ड ने अपने प्रयोग में इसका विस्तृत अध्ययन करके बताया कि यह किन किन प्रकार के गुणों का प्रदर्शन करती है। लेनॉर्ड की प्रायोगिक व्यवस्था आपके सामने बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांच की एक नलिका में दो धातु की प्लेट हैं, जिन पर बैटरी बी की सहायता से प्लेट सी पर ऋणात्मक विभव जबकि प्लेट बी पर धनात्मक विभव आरोपित किया गया है। और प्लेट आरएच की सहायता से हम आरोपित व्यवहार का कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे हम वोल्टमीटर की सहायता से नाप सकते हैं। और उत्पन्न होने वाली प्रकाशिक विद्युत धारा को माइक्रोमीटर की सहायता से हम नाप सकते हैं। जैसा कि लेनॉर्ड के प्रयोग में कि परावैंगनी विकिरणों को कैथोड सी पर आपतित कराने पर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इस प्लेट सी से होता है, चूंकि प्लेट बी धनात्मक विभव पर है, अतः ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट बी की ओर आकर्षित होने लगते हैं और एक धारा का निर्माण करते हैं। इस धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये प्रकाश विद्युत धारा और आरोपित विभवांतर और आने वाले परावैंगनी विकिरण की आवृत्ति और उसकी तीव्रता विभिन्न प्रकार के संबंध इनके बीच में होते हैं, जिन्हें समझने के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर आरोपित होता है वह किस प्रकार प्रभाव डालता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, यहाँ पर हमने प्रकाशिक धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा हुआ है। प्लेट बी का विभवांतर बढ़ाने पर इस धारा का मान तेजी से बढ़ता है और एक समय पश्चात यह अधिकतम और नियत हो जाता है। इस समय हम इसको संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हम इस विभवांतर को धीरे धीरे यदि कम करें तो इसी ग्राफ के माध्यम से वापस लौट के आ जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि विभवांतर का मान शून्य होने पर भी प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है। अतः हमें इसका मान और कम करते हुए ऋणात्मक करना पड़ता है, और एक ऐसा ऋणात्मक जिस पर जाकर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं या संस्पर्श विभव कहते हैं। इस विभव पर किसी भी प्रकार की प्रकाशिक धारा का प्रकाश विद्युत धारा का गमन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैथोड सी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ना हो। कैथोड सी पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस समय उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्योंकि हम हाफ mv स्क्वायर कहते हैं, वो इस समय ev के बराबर होती है। ये इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। ई जो है यहाँ पर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जबकि v जो है आरोपित विभवांतर है। इस निरोधी विभव में परिवर्तन आरोपित प्रकाशिक परावैंगनी विकिरण आवृत्ति के अंतर करने पर हम पाएंगे कि जब हमने पहली आवृत्ति जो कि न्यूमन थी
जिस पर जब हमने संतृप्त धारा प्राप्त की और विरोधी विभव माइनस V1 प्राप्त किया, यदि हम यहाँ पर इस आपतित परावैगनी विकिरण की आवृत्ति बढ़ाकर ν2 कर देते हैं, अर्थात ν2 बड़ा है ν1 से, तो हम पाते हैं कि संतृप्त प्रकाश की धारा के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इस बार प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए निरोधी विभव को और अधिक ऋणात्मक करना पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपित परावैगनी विकिरण की आवृत्ति निरोधी विभव पर प्रभाव डालती है, जो कि प्रभाव आपके सामने ग्राफ नंबर 3 पर दिखाई दे रहा है कि आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने कहा जैसे ν2 बड़ा है ν1 से तीसरे प्रकार से, eV2 बड़ा होगा eV1 से, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदलने पर संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले ग्राफ में आप देखेंगे क्योंकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव V के बीच खींचा गया है। एक स्थिति ऐसी आती है जब हम आवृत्ति का मान कम करते हैं, जहां पर निरोधी विभव का मान शून्य हो जाता है। निरोधी विभव का मान शून्य होने का अर्थ है कि यहाँ से अब प्रकाश विद्युत धारा का गमन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बराबर होते रहता है। इस आवृत्ति को ν0 से प्रदर्शित किया गया है, इसे हम दहरी आवृत्ति कहते हैं। दहरी आवृत्ति का अर्थ है कि एक ऐसी आवृत्ति जहाँ पर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, लेकिन उसके नीचे की आवृत्ति का यदि प्रकाश आपतित कराया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। एक बार पुनः समझें, दहरी आवृत्ति किसी धातु के तल के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसमें कम आवृत्ति का प्रकाश यदि उस पर डाला जाए तो प्रकाशित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे उनकी तीव्रता कुछ भी क्यों ना हो। अब अगले भाग में हम आपतित प्रकाश की तीव्रता और निरोधी विभव के बीच में परिवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप ग्राफ नंबर 5 में देख पा रहे हैं, ये प्लेट P पर विभव V और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ है। पहला ग्राफ कम तीव्रता वाले प्रकाश पर खींचने पर हमने पाया कि निरोधी विभव का मान -V1 है, और जब हमने आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया तो हमने देखा कि निरोधी विभव के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता और फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना, हम चाहेंगे इसको बता सकते। अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि कैथोड की धातु को यदि हम बदल दें तो क्या उसके निरोधी विभव में या कार्यफल में कोई अंतर आएगा। ये भी हम देखते हैं ग्राफ नंबर, हमने निरोधी विभव के बीच में खींचा हुआ है। पहले हमने देखा था कि दहरी आवृत्ति का मान ν0 था। यहाँ पर भी जो है दो प्रकार की धातुओं के लिए हम दहरी आवृत्ति देखते हैं। अगर हम चाहें उसे ν02 का नाम दे सकते हैं, तो आप पाएंगे कि धातु बदलने पर दहरी आवृत्ति का मान भी बदल गया है, और जहाँ पर ये अंतरखंड काट रहा है जिसका मान -φ1/e और -φ2/e है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवृत्ति का मान बढ़ने पर कार्यफलन का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराने पर कार्यफलन का मान ज़्यादा होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
पहला नियम ये है कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन केवल तब संभव है जब एक निश्चित आवृत्ति, जिसे हमने लहरी आवृत्ति कहा है, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु तल पर आपतित हो, तभी यह संभव है। इससे कम प्रकाश आपतित होने पर यह उत्सर्जन नहीं हुआ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि प्रकाश विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है और धातु की सतह से गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बहुत ही कम समय में हो जाता है, जिसे 10 सेकंड का माना गया है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने के लिए हाइजेनबर तरंग सिद्धांत, जो कि पूरी तीव्रता और आयाम पर निर्भर होना बता रहा है, तरंग प्रकृति की बात कर रहा है। लेकिन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की सफल व्याख्या करने के लिए अन्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम क्वांटम सिद्धांत कहा। इस क्वांटम सिद्धांत को समझने के लिए हमें जो मूलभूत कण है फोटॉन, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। फोटॉन वास्तव में प्रकाश जब तरंग के रूप में गमन करता है तो उसमें ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। ये बंडल जो है उन कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों को हमने फोटॉन कहा है। और इस फोटॉन की ऊर्जा जो है वो E बराबर h न्यू होती है या hc/λ होती है, जहाँ पर h प्लांक का नियतांक मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। इस फोटॉन का संवेग P बराबर h न्यू c या h/λ होता है, जबकि इसकी ऊर्जा E बराबर Pc या P बराबर E/c होती है। इस प्रकार इस ऊर्जा के बंडल को क्वांटा भी कहा जाता है। क्वांटा के नाम के आधार पर भी इसे हम क्वांटम सिद्धांत का नाम दिया गया है। और इसके आगे की चर्चा प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में हम आगे जानेंगे।